तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साउथ इंडस्ट्री की तरफ से रिलीज होने वाली लेटेस्ट मूवी कांतारा चैप्टर 1 के बारे में। अब ये जो कांतारा चैप्टर 1 मूवी है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है साल 2022 में आने वाली कांतारा मूवी से। लेकिन कांतारा चैप्टर 1 कांतारा का सीक्वल नहीं है बल्कि ये प्रीक्वल है, और वो इसीलिए क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें कांतारा के आगे की नहीं बल्कि उसके पीछे की स्टोरी दिखाई गई है, और इसीलिए इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है कि आखिरकार कांतारा के इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई। सो इसीलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो के अंदर मैं इस मूवी की स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सब बिना कहीं जाए घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी सिनेमा एक स्टोरी से बढ़कर एक एक्सपीरियंस होता है, और इसीलिए मैं भी आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो आप लोग इस मूवी को थिएटर्स में जरूर देखना। बाकी मूवी की स्टोरी जानने के लिए तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते। सो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर कांतारा जरूर लिखना, और आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, जो कांतारा शब्द है उसका मतलब होता है एक मिस्टीरियस जंगल, यानी कि एक ऐसा जंगल जो कि कई सारे रहस्यों से भरा हुआ है। और इस मूवी के नाम की तरह ही हमें इस मूवी के अंदर भी कांतारा नाम का जंगल दिखाया गया है, और इस कांतारा के आसपास ही पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। सो इसीलिए चलिए अब इस मूवी की स्टोरी को जानना स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग होती है आज से कई हजार साल पहले से। इस इतिहास के समय में हमें पता लगता है कि ईश्वर ने अपनी मर्जी से पंजुर्ली देव और गुलिका देव को धरती पर भेजा था, जिसके बाद जब ये दोनों देव जिस जंगल में आए ये वहाँ आकर उसी जंगल में वास करने लगे, और फिर उसी जंगल का नाम पड़ा कांतारा। अब दोस्तों, हम ये देखते हैं कि कांतारा एक काफी बड़ा जंगल है, लेकिन इसी जंगल के बाहर एक काफी बड़ा साम्राज्य है, जिस पूरे साम्राज्य को एक राजा रूल करता है। अब इस राजा का नाम होता है राजा विजेंद्र। लेकिन ये विजेंद्र एक काफी क्रूर राजा होता है, जो कि न सिर्फ लोगों के ऊपर जुल्म करता है बल्कि उसके साथ ही ये राजा हर उस चीज को हासिल भी कर लेता है जिसे ये हासिल करना चाहता है। अब इस राजा का जो बड़ा साम्राज्य होता है उसका नाम होता है कदम्ब, और ये कदम्ब एक ऐसा इलाका होता है जिसके एक बगल में कांतारा नाम का जंगल होता है और उसकी दूसरी ओर समुद्र से घिरा होता है। एंड समुद्र से लगा होने की वजह से यहाँ पर काफी सारा व्यापार होता है। लेकिन अक्सर यहाँ पर जो भी बाहर के लोग व्यापार करने आते हैं उन्हें अपने काम के लिए कई सारे गुलामों की जरूरत होती है, और इसीलिए कदम का जो ये राजा होता है यानी कि राजा विजेंद्र, वो अपने आसपास के सारे एरिया के गरीब लोगों को पकड़ लेता है, और पहले तो उन्हें मार पीट कर उन पर जुल्म करता है, और उसके बाद उन्हें विदेशों को बेच देता है। और इसी तरह से गरीब लोगों को बेचकर ये राजा काफी मुनाफा कमाया करता है। अब इन सब के आगे एक दिन राजा समुद्र में नहाने जाता है, लेकिन समुद्र में नहाते हुए वो ये देखता है कि समुद्र के दूसरे कोने पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो कि वहाँ पर मछलियां पकड़ रहा है। अब असल में दोस्तों, वो बूढ़ा आदमी कांतारा से होता है, एंड उसका नाम होता है मैकारा, जो कि उस टाइम पर मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसे खाकर अपना पेट भर सके। लेकिन ये राजा विजेंद्र बहुत ज्यादा क्रूर होने के साथ साथ गरीब लोगों से नफरत भी करता है, एंड इसीलिए राजा को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि जिस समुद्र के अंदर वो नहा रहा है उस समुद्र के अंदर ऐसा गरीब आदमी मछली कैसे पकड़ सकता है। और अब इसी बात से गुस्सा होकर राजा अपने सैनिकों के द्वारा उस बूढ़े को पकड़वा लेता है, और वो मैकारा नाम के बूढ़े आदमी को मारने के ऑर्डर्स देता है। लेकिन जैसे सैनिक उस बूढ़े को मारने वाले होते हैं कि उसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी की जेब से कई सारे मसाले गिर जाते हैं। उस गिरे हुए मसाले को राजा देख लेता है, और इसीलिए जैसे वो उसे अपने हाथों में लेता है वैसे राजा ये समझ जाता है कि वो इन सारे मसालों को विदेशियों को बहुत ही महंगे दामों में बेच सकता है, और ऐसा करके राजा का व्यापार और ज्यादा बढ़ सकता है। अब इसीलिए राजा उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है और उसे ये सामान कहाँ से मिला। ये बातें सुनकर मैकारा नाम का वो बूढ़ा आदमी राजा को ये बताता है कि वो असल में कांतारा नाम के जंगल में रहता है, और उसके उसी जंगलों में ये सारे मसाले उगते हैं। अब दोस्तों, ये जो कांतारा जंगल था वो राजा के साम्राज्य के बिल्कुल सामने था, लेकिन एक जंगल के अंदर से राजा को क्या ही मिल सकता है ये सोचकर ही राजा ने कभी भी जंगल के अंदर कदम नहीं रखा था। लेकिन आज के दिन जैसे ही राजा को ये पता लगता है कि कांतारा कई सारे रिसोर्सेज से भरा हुआ है, वैसे ही राजा ये प्लान करता है कि वो कांतारा जंगल जाएगा और पूरे जंगल पर अपना कंट्रोल कर लेगा। अब इसी राजा विजेंद्र का एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम होता है राजशेखर, और अब इसीलिए राजा अपने छोटे बेटे के साथ अपनी पूरी सेना लेता है और सीधा घुस जाता है कांतारा के अंदर। लेकिन दोस्तों, जैसे ही राजा अपनी सेना के साथ जंगल में थोड़ा अंदर जाता है वैसे ही उसे अपने सामने पंजुर्ली देव के दर्शन होते हैं, और पंजुर्ली देव उसे संकेत देते हैं कि वो जंगल में और अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन राजा इस बात को ना मानकर और भी अंदर जाने की कोशिश करता है, जिसके रिस्पॉन्स में हम ये देखते हैं कि उस जंगल के अंदर बहुत सारे सांड आते हैं, और वो देखते देखते राजा के सारे सैनिकों को कुचलकर मार देते हैं। लेकिन राजा ये देखकर भी रुकता नहीं है और वो और अंदर जाता है, जिसके बाद खुद पंजुर्ली देव सामने आते हैं और वो राजा को जान से मार देते हैं। और दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि पंजुर्ली देव को ये पता होता है कि ये राजा विजेंद्र बहुत ही बुरा और बहुत ही क्रूर आदमी है, और ये कांतारा के अंदर से उसके सारे रिसोर्सेज को छीनकर पूरे जंगल को बर्बाद करना चाहता है, और इसीलिए पंजुर्ली देव इस राजा से जंगल की सुरक्षा करते हैं और वो इसे जान से मार देते हैं। अब ये सारी तबाही देखकर कांतारा जंगल के जो मूल निवासी होते हैं वो वहाँ पर आते हैं, और वो भी अपने सामने राजा को मरते हुए देखते हैं। और दोस्तों, ये सारे लोग उसी कबीले के हैं जिस कबीले से हमारी मूवी का मेन हीरो होने वाला है। अब हालांकि दोस्तों, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि राजा के मरने के बाद भी राजा का बेटा जिंदा बच जाता है, लेकिन वो जंगल में रोते हुए भागने लगता है और फिर जंगल में एक जगह जाकर बेहोश हो जाता है। अब राजा के बेटे के पास कई सारे दूसरे आदिवासी आते हैं, और ये सब लोग मिलकर राजा के बेटे को ले जाते हैं एंड उसका इलाज करके उसे ठीक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम ये जानते हैं कि ये सारे
कबीले वाले दूसरे कबीले के हैं। एक ऐसा कबीला जो कि पूरी तरह से काले कपड़े पहनता है और इनके लोगों को कहा जाता है कड़पा आदिवासी। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जहाँ कांतारा के मूल आदिवासी पंजुर्ली देव और गुलिगा देव की पूजा करके उन्हें अपना भगवान मानते हैं, वहीं पर ये काले कपड़े पहनने वाले कड़पा आदिवासी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तंत्र मंत्र और काली विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही इनकी ये भी कोशिश होती है कि वो लोग किसी तरह से पंजुर्ली देव और गुलिगा देव की शक्तियों को कंट्रोल कर लें और उन दोनों देव को बंदी बना के उनकी शक्तियां हासिल कर लें ताकि ये लोग और पावरफुल हो जाएं। अब दोस्तों, जब यही कड़पा आदिवासी राजा के बेटे की जान बचाते हैं और उसे सही सलामत उसके राजमहल में छोड़ आते हैं, तब ये चीज देखकर राजा का बेटा बहुत ज्यादा खुश होता है और इसीलिए वो इन कड़पा आदिवासियों से दोस्ती कर लेता है एंड इन सारे आदिवासियों को हर तरह की मदद करता है। अब इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है और राजा विजेंद्र का एक छोटा बेटा जिसका नाम राजशेखर है, वो देखते ही देखते खुद भी काफी बड़ा हो जाता है और फिर आगे चलकर वो कदम का नया राजा बनता है। राजा बनने के बाद राजशेखर के भी 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से उसका पहला बेटा होता है जिसका वो नाम कुलशेखर रखता है और बेटे के बाद उसकी दूसरी बेटी होती है जिसका वो नाम रखता है कनकवाथी। लेकिन दोस्तों, क्योंकि कनकवाथी काफी लंबा नाम है इसलिए हम इसे मूवी के अंदर कनक कहेंगे। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि जब राजा की दूसरी संतान होती है यानी कि उसकी बेटी कनक पैदा होती है, तब उस टाइम पर उसकी बेटी काफी ज्यादा कमजोर होती है, यहाँ तक कि उस बच्ची के अंदर अपने हाथ पैरों को हिलाने तक की शक्ति नहीं होती है और इसीलिए इस बात को जानकर राजा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन इसी टाइम पर कड़पा आदिवासी के लोग उसके पास आते हैं और वो राजा की मदद करने के लिए उसकी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं एंड वो राजा से कहते हैं कि वो इस बच्ची को अपना दूध पिलाएंगे और साथ ही अपनी शक्तियों से इस बच्ची को कुछ ही समय में ठीक कर देंगे। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये कड़पा आदिवासी बच्ची को ठीक करके उसे वापस राजा को सौंप देते हैं। हालांकि दोस्तों, राजा के साथ ही इधर कांतारा जंगलों के अंदर एक और कहानी चल रही होती है। कांतारा जंगल के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ के मूल निवासी काफी खुशी से रहते हैं और इस कबीले के सारे लोग पंजुर्ली और गुलिगा का बहुत ज्यादा सम्मान भी करते हैं। अब ये सारे कबीले वाले जहाँ पर रहते हैं वहीं पास में एक कुआं भी होता है और इसीलिए एक दिन जब कबीले के लोग खाने की तलाश कर रहे होते हैं, तभी कबीले की एक औरत उस कुएं में देखती है कि उस कुएं के अंदर एक छोटा सा बच्चा है, जिस छोटे बच्चे की सुरक्षा एक बाघ कर रहा है यानी कि टाइगर। लेकिन अगले पल वो बाघ वहाँ से चला जाता है और फिर इसीलिए कबीले के सारे लोग मिलकर उस बच्चे को कुएं से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वो लेडी उस बच्चे को अपना लेती है और उसे अपना बेटा बनाकर पालने लगती है और वो उस बच्चे का नाम रखती है बेरमे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बेरमे नाम का छोटा सा बच्चा और कोई नहीं बल्कि मूवी का मेन हीरो है, जिसे मूवी के अंदर प्ले किया है ऋषभ शेट्टी ने। अब धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और राजा के बच्चों के बड़े होने के साथ साथ इधर बेरमे भी बड़ा होने लगता है और अब इसके बाद वो समय भी आ गया जब राजा के बच्चे पूरी तरह से जवान हो गए। इसके बाद ये राजा यानी कि राजशेखर अपने बेटे कुलशेखर को नया राजा बना देता है ताकि अब उसके बाद उसका बेटा कुलशेखर इस पूरे राज्य को संभाले। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि राजशेखर का बेटा कुलशेखर काफी ज्यादा बदतमीज और काफी ज्यादा अधर्मी होता है और वो इसीलिए क्योंकि वो ना तो अपने माता पिता की इज्जत करता है, ना ही वो अपने गुरु की इज्जत करता है और ना ही उसे अपनी प्रजा की भलाई से कोई मतलब होता है। वो बस हमेशा ही मदिरा का सेवन करता है और अपने कुछ दोस्तों के साथ अय्याशी करता है। और हाँ, इन सब के साथ ही कुलशेखर भगवान पर भी बिलीव नहीं करता और हमेशा ही भगवान के होने का मजाक उड़ाता है। अब दोस्तों, कुलशेखर का जो फादर था यानी कि राजशेखर, वो बचपन से ही कुलशेखर और उसकी बहन कनक को कांतारा की कहानियां सुनाता था और अब क्योंकि राजशेखर के पिता के साथ जो भी घटनाएं हुई थी, उन सारी घटनाओं की वजह से राजशेखर को बहुत ज्यादा डर लगता था। इसलिए वो ये चाहता था कि उसके दोनों बच्चे भी कांतारा में कभी ना जाएं एंड इसीलिए वो उन्हें कांतारा की झूठी कहानी सुनाता था एंड वो उससे कहता था कि कांतारा जंगल में राक्षस रहते हैं। लेकिन अब आज के दिन जब कुलशेखर राजा बन जाता है, तब वो ये डिसाइड करता है कि अब वो कांतारा में जाएगा और वहां जाकर शिकार करेगा। अब ऐसा करने के लिए कुलशेखर अपने कई सारे दोस्तों के साथ साथ काफी सारे सैनिक लेता है और सीधा घुस जाता है कांतारा के जंगलों के अंदर। जंगल में आने के बाद वो एक बंदर और एक हिरण को जान से मार देता है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कर पाते, कुलशेखर और उसके सारे सैनिकों पर कोई हमला कर देते हैं और हमले में सैनिकों को बारी बारी करके मारने लगते हैं। इस अचानक से होने वाले हमले को देखकर कुलशेखर और उसके सारे दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जितने सैनिक वहाँ पर फंस जाते हैं वो सारे बारी बारी करके मारे जाते हैं और फिर इसके बाद हमें पता लगता है कि इन सबको मारने वाले और कोई नहीं बल्कि कांतारा जंगल के आदिवासी है और उन सभी के बीच वहाँ पर बेरमे भी होता है यानी कि ऋषभ शेट्टी। अब बेरमे और उसके बाकी सारे साथी ये देखते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर सारे सैनिकों को मार दिया है, लेकिन तब भी एक ऐसा सैनिक है जो कि मरा नहीं है, बस वो बेहोश हो चुका है। और अब इसीलिए बेरमे और उसके साथी शिकार किए हुए जानवरों को एंड वहाँ पड़े सैनिकों को सबको लेकर अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। अब जैसे बेरमे और उसके सारे साथी अपने कबीले के पास आते हैं, वैसे ही सभी सैनिकों में जो एक सैनिक बचिया होता है वो अपनी आंखें खोलता है और वो यहाँ पर बेरमा और उसके बाकी सारे साथियों से बातचीत करता है। वो सैनिक उन्हें बताता है कि उसका नाम चेना है और वो उन्हीं सारे सैनिकों का साथी था जिसे बेरमा और उसके साथियों ने मार दिया है। बेरमा चेना से पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ से आए हैं, जिस पर चेना नाम का वो सैनिक उन सबको बताता है कि असल में इस जंगल के बाहर एक बड़ा सा साम्राज्य है, जिस साम्राज्य का नाम है कदम्ब और उसी कदम्ब में नया राजा बनाया गया है जिसका नाम है कुलशेखर और वो लोग आज के दिन उसी के साथ शिकार करने आए थे। लेकिन जब उन लोगों ने हमला किया तो राजा और उसके साथी भाग गए और वो लोग यहाँ पर पकड़े गए। अब चेना की बात सुनकर बेरमा उससे कहता है कि यहाँ के हम सभी लोग आदिवासी है, लेकिन हमने ये सुना है कि आप लोग जहाँ से आए हैं वो जगह काफी एडवांस है और आप सभी ने वहाँ पर काफी तरक्की कर रखी है और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हम भी उन जगहों को देखें और ये जाने कि आप सब लोग हमसे कितना आगे हैं। आगे बेरमा उससे कहता है कि जैसे हम लोग वो जगह देखेंगे वैसे हम लोग देखकर वापस आ जाएंगे और इसीलिए चेना उन सबको अपने साथ ले जाए। अब चेना के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता और इसीलिए वो बेरमा को हाँ बोल देता है और वो बिना देरी किए बेरमा और उसके सारे साथियों को
अपने साथ ले जाता है। लेकिन बेरमा और उसके साथियों को अंदर जाने के लिए उन सबकी तरह दिखना जरूरी था और इसीलिए उन लोगों ने जितने भी सैनिकों को मारा होता है, बेरमा और उसके साथी उन सारे सैनिकों की ड्रेस पहन लेते हैं, जिसके बाद वो लोग भी सैनिकों की तरह दिखने लगते हैं। इसके बाद ही चेना बेरमा और उसके सारे साथियों को कदम साम्राज्य के अंदर ले आता है। अब अंदर आने के बाद ये लोग साम्राज्य का चकाचौंध देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसीलिए ये लोग सब तरफ घूमने लगते हैं और खेलने कूदने लगते हैं। अब बेरमे और उसके सारे दोस्तों की इन सारी हरकतों को देखकर सैनिकों को शक हो जाता है और फिर इसीलिए सारे सैनिक मिलकर बेरमे और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं और उन सबको सीधा राजा की सभा में लेकर आते हैं। हालांकि दोस्तों, इन सबके बीच ही बेरमे राजकुमारी कनक से भी मिलता है और उसे एक नजर में राजकुमारी कनक पसंद आ जाती है। हालांकि इन सब के बाद जैसे बेरमे और उसके सारे साथियों को राजा के सामने पेश किया जाता है, वैसे ही राजा कुलशेखर बेरमे से पूछता है कि उसका नाम क्या है और वो सब लोग कहाँ से आए हैं। ये बात सुनकर बेरमे उसे बताता है कि उसका नाम बेरमे है और वो सब लोग कांतारा से आए हैं। अब कांतारा का नाम सुनते ही राजा समेत सभा में सारे लोग काफी डर जाते हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि सबके मन में ये भ्रम है कि कांतारा के जंगलों में राक्षस रहते हैं और शायद से ये सब लोग भी राक्षस ही हैं। अब इन सारे लोगों को राक्षस समझ के राजा उन सबको जेल में डलवा देता है। अब राजा कुलशेखर ये चाहता था कि वो कांतारा से आए हुए इन सारे लोगों को जान से मार दे, लेकिन कुलशेखर का फादर राजशेखर उसकी बात से एग्री नहीं करता है और वो उसे कांतारा के लोगों को मारने से रोक देता है, क्योंकि कुलशेखर के फादर राजशेखर का ये मानना था कि वो कांतारा के किसी भी आदमी से पंगा नहीं लेना चाहता है। और फिर इसके लिए वो लोग ये रास्ता निकालते हैं कि वो लोग कांतारा से आए हुए सारे लोगों को बेच देंगे, क्योंकि वैसे भी उनके बंदरगाहों पर व्यापार करने के लिए अरब से काफी लोग आते हैं और आए दिन उन्हें गुलामों की जरूरत पड़ती है। और फिर इसीलिए राजा कुलशेखर अपने एक आदमी से कहता है कि वो कांतारा से आए हुए सारे लोगों को व्यापारियों को बेच दें। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुलशेखर जिस आदमी को उन सबको बेचने का जिम्मा देता है, उसे तंबाकू का नशा करना काफी पसंद होता है और फिर इसीलिए बेरमा उसे अपने कांतारा जंगल का तंबाकू देता है, जिस तंबाकू का नशा उस आदमी को बहुत पसंद आता है। और फिर इसीलिए उस आदमी को नशे में करके बेरमा अपने सारे साथियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो जेल से निकल के सीधा कांतारा की ओर जाता है। हालांकि कांतारा जाते समय बेरमा कदम राज्य में काफी सारी चीजें देखता है और फिर जाकर उसे पता लगता है कि कदम राज्य के बंदरगाहों पर काफी सारे मसालों का व्यापार होता है और जिस तरह के मसाले उसके कांतारा जंगलों में उगते हैं, उन सारे मसालों की यहाँ पर बहुत ही अच्छी कीमत मिलती है। अब ये सारी चीजें जानकर जैसे बेरमा अपने साथियों के साथ कांतारा पहुंचता है, वैसे वो वहाँ पर खेती बाड़ी शुरू करता है और साथ ही साथ उसके जंगलों में जो भी मसाले उगते हैं वो उन सभी को बंदरगाहों पर लाता है और वहाँ पर लाकर बेचने लगता है, जिसके बाद अपने मसालों को बेचकर उसे काफी अच्छी कीमतें मिलती है और वो मसालों के बदले में काफी सारा सामान भी लेता है। जैसे कि वो अपने मसालों के बदले में किसी व्यापारी से बहुत सारे हथियार लेता है, किसी से अच्छे अच्छे कपड़े लेता है, किसी से कीमती सामान लेता है, तो किसी से वो खाने का सामान भी लेता है। और फिर इस तरह से बेरमा की वजह से कांतारा वाले काफी ज्यादा तरक्की करने लगते हैं। हालांकि इन सब के बारे में राजा कुलशेखर की बहन कनक को पता लग जाता है और वो ये जान जाती है कि कांतारा के लोग उनके बंदरगाहों पर व्यापार करते हैं। लेकिन राजकुमारी कनक उन्हें व्यापार करने से मना नहीं करती है और वो बेरमा से सिंपली ये कहती है कि वो लोग व्यापार कर सकते हैं, बस उन लोगों को टैक्स देना होगा। और वो इसीलिए क्योंकि ये बंदरगाह राजकुमारी के साम्राज्य का है। लेकिन राजकुमारी की बात सुनकर बेरमा राजकुमारी को टैक्स देने से मना कर देता है और वो राजकुमारी कनक से ये बोलता है कि ये सारा साम्राज्य उनका नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी चीजें प्रकृति की है। ये सारी धरती प्रकृति की है, हवा प्रकृति की है और तो और यहाँ पर जो सामान का आदान प्रदान होता है वो भी सब प्रकृति की देन है। अब राजकुमारी कनक को बेरमा का ये एटीट्यूड काफी पसंद आता है और इसीलिए वो मन ही मन बेरमा को पसंद करने लगती है एंड वो धीरे धीरे करके बेरमा के करीब भी आती है। लेकिन बेरमा राजकुमारी कनक को खुद से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि बेरमा इस बात को जानता था कि उन दोनों का कोई मेल नहीं है। राजकुमारी कनक एक राजकुमारी है और वहीं पर बेरमा एक आदिवासी है। हालांकि इन सबसे हटकर बेरमा और उसके सारे साथी मिलकर बंदरगाहों पर अपना व्यापार काफी अच्छे से कर रहे होते हैं और इसीलिए धीरे धीरे करके कांतारा के अंदर समृद्धि आने लगती है। हालांकि कांतारा जंगल में बेरमा और उसका कबीला जहाँ पर रहता था, वहाँ के आसपास के सारे मसाले धीरे धीरे करके खत्म हो रहे थे और इसीलिए और ज्यादा मसाले हासिल करने के लिए बेरमा अपने काफी सारे साथियों को साथ लेता है और वो जंगल में और ज्यादा अंदर जाने लगता है। लेकिन जंगल में अंदर जाते जाते वो सीधा वहाँ पर पहुंच जाता है जिन जगहों पर कड़पा आदिवासी रहते हैं, यानी कि वही ब्लैक ड्रेस वाले आदिवासी जो कि तंत्र मंत्र और काला जादू करते हैं। और फिर इसीलिए जैसी कड़पा आदिवासियों को ये पता लगता है कि उनके क्षेत्र में बेरमा और उसके साथी घुस आए हैं, तब वैसे ही वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि वो लोग बेरमा के एक साथी को जान से भी मार देते हैं। लेकिन फिर जैसे ही वो लोग बेरमा को मारने वाले होते हैं, वैसे ही वहाँ पर वही बाघ आ जाता है जिस बाघ को हमने मूवी के स्टार्टिंग में बेरमा के साथ कुएं में देखा था। और फिर ये बाघ यहाँ पर आकर बेरमा और उसके साथियों की जान बचाता है एंड वो कड़पा आदिवासियों के लोगों पर हमला कर देता है, जिसके बाद बेरमा और उसके सारे साथी वहाँ से वापस निकलकर अपने घर आ जाते हैं। अब इसके बाद जैसे बेरमा और उसके सारे साथी अपने कबीले के पास पहुंचते हैं, वैसे वहाँ पहुंचकर वो अपने कबीले वालों को सारी कहानी बताते हैं। जिसके बाद इस पूरी कहानी को सुनकर जो कबीले के सीनियर लोग होते हैं, वो बेरमे के साथ साथ पूरे कबीले को सारी कहानी बताते हैं कि आखिरकार ये सब हुआ क्यों। वो लोग बताते हैं कि मसाले की तलाश में जब बेरमे और उसके साथी जंगल में और अंदर गए, तब वहाँ पर उनका सामना काले कपड़े वाले जिन लोगों से हुआ था, वो लोग असल में एक दूसरे तरह के आदिवासी है जिन्हें कहा जाता है कड़पा आदिवासी। लेकिन ये सारे कड़पा आदिवासी बहुत ही बुरे मन के होते हैं। ये सभी लोग काली विद्याओं को सीखते हैं और काला तंत्र मंत्र करते हैं। असल में आज से बहुत साल पहले ये लोग हमारे कांतारा जंगल में आए थे और यहाँ हमारे पास आकर उन सब ने हमसे मदद मांगी थी। हमें लगा कि ये कड़पा आदिवासी यहाँ पर नए हैं और इसलिए हमें इनकी मदद करनी चाहिए और फिर इसके लिए हमने उन लोगों को यहाँ पर रहने की इजाजत दी और उन सब के साथ अपना सारा खाना और अपने सारे संसाधन बांटे। जिसके बाद हमारे साथ रह रहकर कड़पा आदिवासियों को ये भी पता लगा कि हम लोग
यहाँ पर पंजुर्ली देव और गुलिका देव की पूजा करते हैं, लेकिन हमारी तरह देवों की पूजा करने की बजाय इन लोगों ने देवों को बंदी बनाने का सोचा, ताकि ये लोग देवों को बंदी बना के उनसे उनकी शक्तियां छीन सके। और हमारे पीठ पीछे बिना हमारी जानकारी के ये लोग ऐसा करने भी लगे। इन्होंने धीरे धीरे करके हमारे यहाँ अपना काला जादू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिस वजह से हमारे आसपास के सारे जानवर मरने लगे और तो और हमारे अनाज और फूल पत्ते भी सूखने लगे। लेकिन एक दिन तो इन्होंने हद कर दी और इन्होंने पंजुर्ली देव के पत्थर पर अपना काला जादू इस्तेमाल किया और ये लोग देव को बंदी बनाने का प्रयास करने लगे। लेकिन फिर उसी समय पर ईश्वर ने उस बाघ को भेजा जिस बाघ ने तुम्हारी आज जान बचाई है। और वो बाघ भी कोई आम बाघ नहीं है, बल्कि वो एक देव है। और फिर इसीलिए उस बाघ देव ने इन सारे कड़पा आदिवासियों पर हमला किया और अकेले इन सबको खदेड़ दिया, जिसके बाद इन सबको अपनी जान बचाकर हमारे यहाँ से भागना पड़ा। और अब उस दिन के बाद से ही वो लोग कांतारा जंगल में कहीं दूर जाकर छुपे हुए हैं और वहीं पर रहकर ही सदैव ये कोशिश करते रहते हैं कि वो लोग किसी भी तरह से देवों को बंदी बनाकर उनकी शक्तियां छीन ले। हालांकि दोस्तों इसी टाइम पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कदम साम्राज्य के अंदर वहाँ के राजा को यानी कि कुलशेखर को ये बात पता लग जाती है कि कांतारा से आए गए लोगों को यानी कि बेरमे और उसके सारे साथियों को बेचा नहीं गया था, बल्कि उस दिन वो लोग वापस कांतारा चले गए थे। और फिर उस दिन के बाद से वो लोग हमारे बंदरगांव पर व्यापार कर रहे हैं। अब कुलशेखर को जैसे ये सारी बात पता लगती है वैसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और अब क्योंकि उसकी बहन कनक इस बात को जानती थी, इसीलिए वो कनक पर भी काफी ज्यादा गुस्सा करता है। कुलशेखर का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो कांतारा के लोगों को मारकर अपना बदला लेगा। अब कुलशेखर जैसी ये बात बोलता है वैसे उसका फादर उसे रोक देता है, लेकिन अपने फादर को रास्ते से हटाने के लिए वो फादर के खाने में कुछ नशीली दवा मिला देता है, जिसे खाने के बाद उसका फादर 2-3 दिनों के लिए बेहोश हो जाता है। और फिर इसके बाद ही कुलशेखर इस बात का फैसला करता है कि अब वो न सिर्फ कांतारा के सारे आदिवासियों को जान से मार देगा, बल्कि इसके साथ ही उसके दादा सालों पहले जिस काम को पूरा नहीं कर पाए वो उस काम को भी आज पूरा करेगा। और वो काम था कांतारा जंगल पर कब्जा करना। अब राजा कुलशेखर अपनी सेना को तैयार करता है और वो सीधा निकल जाता है कांतारा के लोगों को मारकर पूरे कांतारा पर कब्जा करने के लिए। इसके बाद वो लोग रात के समय कांतारा के जंगलों में आते हैं और पूरे जंगलों में आग लगाना शुरू कर देते हैं। और फिर इसके बाद वो लोग जैसी कबीले तक पहुंचते हैं वैसे कुलशेखर और उसके सारे सैनिक मिलकर सारे कबीले वालों को बेरहमी से जान से मारने लगते हैं। अब इस पूरे मारकाट को देखकर कबीले के कई सारे लोग पंजुर्ली देवता के पत्थर के सामने आते हैं और वो पंजुर्ली देव और गुलिका देव से ये प्रार्थना करने लगते हैं कि देव उनके कबीले के लोगों को मरने से बचाए। अब हालांकि इस टाइम पर बेरमे एंड उसके कई सारे साथी कबीले से बाहर होते हैं, लेकिन उन सबको धीरे धीरे करके कबीले के लोगों की आवाज आने लगती है। और इसीलिए आवाज सुनकर वो लोग जैसी कबीले तक पहुंचते हैं वैसे वो लोग ये देखते हैं कि राजा कुलशेखर और उसके सारे सैनिकों ने मिलकर उनके सारे कबीले के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। और उन सभी ने बड़ी बेरहमी से बूढ़ों को, औरतों को और यहाँ तक कि बच्चों को भी जान से मार दिया है। यहाँ तक कि जब बेरमे कुलशेखर के पास पहुंचता है तब राजा कुलशेखर बेरमे के सामने उसकी माता को भी जान से मार देता है। अब अपनी माता को अपने सामने मरते हुए देखकर बेरमे के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अगले पल बेरमे के पास एक शक्ति आती है और वो बेरमे के अंदर समा जाती है। और वो शक्ति असल में गुलिका देव होते हैं, जो कि जैसे ही बेरमे के शरीर को धारण करते हैं वैसे ही बेरमे गुलिका देव बन जाता है। और इस टाइम पर ये गुलिका देव का उग्र रूप होता है, यानी कि उनका बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और डेंजरस फॉर्म। और फिर इसीलिए दोस्तों जिस तरह से साल 2022 की कांतारा मूवी के अंदर गुलिका देव ने सारे दुश्मनों को मारा था, इस मूवी के अंदर गुलिका देव उससे भी कई बुरी तरह से लोगों को मारते हैं। अब इस रूप को देखकर राजा बहुत ज्यादा डर जाता है और इसीलिए वो गुलिका देव को मारने के लिए अपने सारे सैनिक भेजता है। लेकिन गुलिका देव बारी बारी करके सारे सैनिकों को खत्म कर देता है और फिर आखिर में वो राजा कुलशेखर पर हमला करके उसे भी जान से मार देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद बेरमे के शरीर से गुलिका देव बाहर निकल जाते हैं और बेरमे शांत होता है और उनके कबीले में अब जो तबाही मची होती है उन सबको देखकर सभी लोग काफी रोते हैं। अब इसके 2-3 दिन बाद जब राजशेखर को होश आता है तब वो अपने सामने अपने बेटे कुलशेखर की लाश देखता है और फिर उसे पूरी कहानी पता लगती है कि किस तरह से उसका बेटा कांतारा गया, किस तरह से उसने वहां जाकर तबाही मचाई और फिर किस तरह से उसके रिस्पॉन्स में वो मारा गया। अब अपने बेटे की मौत से राजा को काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को संभालता है और एक बार फिर से राजा बनके अपने साम्राज्य को चलाने लगता है। अब इस टाइम पर राजशेखर अपने महल के अंदर भगवान शिव का एक मंदिर बनवा रहा होता है, लेकिन उस मंदिर के अंदर जिस शिवलिंग को रखा जाता है वो शिवलिंग अपने आप ही टूट जाता है। और इसीलिए इस चीज को देखकर जो राजा के मुख्य पंडित होते हैं वो उसे बताते हैं कि असल में राजशेखर के बेटे कुलशेखर ने कांतारा जाकर जो भी कुछ किया उन सब की वजह से ईश्वर उन सबसे नाराज है। और अब इसीलिए राज्य के मुख्य पंडित राजशेखर को ये सलाह देते हैं कि अगर उन्हें सब कुछ ठीक करना है तो फिर उन्हें कांतारा के लोगों से सुलह करनी होगी, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही ईश्वर की नाराजगी दूर होगी। अब इसके बाद ही राजशेखर का पैगाम लेकर उसकी बेटी कनक सीधा कांतारा जाती है और वहाँ पहुंचकर बेरमे एंड उसके लोगों से मिलती है। यहाँ पर राजकुमारी कनक उन सबके सामने अपनेपन का हाथ बढ़ाती है, लेकिन बेरमे को किसी पर भी भरोसा नहीं होता और इसीलिए वो उन्हें मना कर देता है एंड वो राजकुमारी से कहता है कि उसके लोगों ने जो भी कुछ किया है उससे हमारे देवता को बहुत बुरा लगा है और सिर्फ ये नहीं बल्कि उसके लोगों ने हमारे कबीले के बहुत सारे लोगों को जान से भी मार दिया है। ये सारी बात सुनकर राजकुमारी कहती है कि मौत हमारे लोगों की भी हुई है, लेकिन अब तक जो भी कुछ हुआ है हम उसके लिए पंजुर्ली देव से माफी मांगना चाहते हैं और मैं जानती हूँ कि पंजुर्ली देव हमें जरूर माफ करेंगे। इसके आगे राजकुमारी कनक बेरमे एंड उसके लोगों से कहती है कि मैं आप सभी को राजमहल आने का आमंत्रण दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी पंजुर्ली देव को लेकर सीधा राजमहल आए और पंजुर्ली देवता की स्थापना भगवान शंकर के मंदिर में करें, क्योंकि ऐसा करने से पंजुर्ली देव भगवान शिव के करीब रहेंगे और उनसे उन्हें खुशी मिलेगी। अब राजकुमारी का यह प्रस्ताव बेरमे के लोगों को काफी पसंद आता है और फिर इसीलिए बेरमे भी इस बात के लिए हाँ बोल देता है, जिसके बाद बेरमे पंजुर्ली देव के स्टोन को लेकर अपने सारे लोगों के साथ सीधा राजमहल पहुंचता है, जहाँ पर आने के बाद बड़े धूमधाम से पूजा पाठ
पाठ करके भगवान शिव के महल में पंजुर्ली देव की भी स्थापना कर दी जाती है। इसके बाद मानो राजमहल के लोगों के बीच और कांतारा के लोगों के बीच सुलह हो जाती है और फिर इसीलिए कांतारा के सारे लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन अब इसके बाद जैसी अगली सुबह होती है वैसी वो लोग ये देखते हैं कि उनके कबीले के सारे बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और देखते देखते मानो बच्चे मरने की हालत में आ जाते हैं। ये सब देखकर कबीले के कुछ लोग अपना रिचुअल करते हैं और फिर रिचुअल के जरिए उन्हें पता लगता है कि असल में उनके देव को किसी ने बंदी बना लिया है और देवों के बंदी होने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और देवों को बंदी बनाने वाले और कोई नहीं बल्कि कड़पा आदिवासी हैं, जो कि सालों से देवों को बंदी बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन आज आखिरकार उन्होंने देवों को बंदी बना ही लिया है। और फिर दोस्तों इसके बाद ही सारी कहानी सामने निकल कर आती है। हमें पता लगता है कि ये जो सारी चीजें हो रही है इन सब के पीछे कड़पा आदिवासी हैं। असल में देवों की शक्तियों के बारे में जानने के बाद वो सालों से देवों को बंदी बनाना चाहते थे ताकि वो देवों को बंदी बना के उनकी शक्तियां हासिल कर सके। असल में अभी से सालों पहले जब हमने कड़पा आदिवासियों के इरादे जान लिए थे तब बाघ देवता की मदद से हमने उन्हें यहाँ से भगा दिया था। लेकिन फिर कुछ समय बाद किस्मत से राजशेखर की मुलाकात उनसे हो गई, जिसके बाद से कड़पा आदिवासियों ने राजशेखर एंड उसके बच्चों को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया और उनके जरिए अपना प्लान एग्जीक्यूट करवाने लगे। यहाँ तक कि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब राजशेखर की बेटी पैदा हुई थी तब वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, इवन वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पाती थी। सो उसे भी कड़पा आदिवासियों के लोगों ने अपना दूध पिलाकर बड़ा किया एंड उन्होंने उसे यानी कि राजकुमारी कनक को अपनी सारी जादू विद्याएं सिखाई। और फिर जब सही मौका लगा तब राजकुमारी कनक सीधा कांतारा गई और उसने धोखे से कांतारा के लोगों के हाथों ही पंजुर्ली देवता को राजमहल बुलवा लिया। और फिर पंजुर्ली देव के वहां पर आते ही कड़पा आदिवासियों ने देव को अपने कंट्रोल में कर लिया और अब इसीलिए राजा की बेटी यानी कि राजकुमारी कनक और इवन राजा खुद भी यानी कि राजशेखर दोनों के दोनों कड़पा आदिवासियों के साथ है। यहाँ तक कि हमें यहाँ पर यह भी बात पता लगती है कि जब बेरमे कदम साम्राज्य में था तब राजकुमारी कनक को उससे प्यार नहीं हुआ था, बल्कि वो जानबूझकर उसके आसपास रहती थी ताकि वो धीरे धीरे करके उसके शरीर के कुछ हिस्से अपना सके। और उसने धीरे धीरे करके बेरमे के कई सारे नाखून और उसके बाल भी चुरा लिए थे। और ऐसा सब इसीलिए क्योंकि राजकुमारी कनक इस बात को जानती थी कि बेरमे कोई आम आदमी नहीं है बल्कि उसे खुद ईश्वर ने भेजा है। यहाँ तक कि जब शुरुआत में बेरमे कुएं के अंदर मिला था तब उस टाइम पर हमें बेरमे के असली माता पिता के बारे में बताया नहीं गया था, और वो भी इसीलिए क्योंकि बेरमे के माता पिता है ही नहीं बल्कि उसे ईश्वर ने खुद ही भेजा है ताकि वो कांतारा के लोगों की भलाई कर सके। और अब इसीलिए राजकुमारी कनक बेरमे के सारे बाल और नाखूनों को इस्तेमाल करके उनके थ्रू एक काला जादू करती है एंड उनके जरिए अपने पिता को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देती है ताकि इन शक्तियों का इस्तेमाल करके उसका फादर बेरमे से फाइट कर सके। अब इधर दूसरी तरफ कांतारा में बेरमे और उसके कबीले के बाकी सारे लोगों को भी ये पता चल जाता है कि इन सारी चीजों के पीछे राजशेखर, उसकी बेटी कनक और कड़पा आदिवासियों का हाथ है और उन सबने मिलकर ही धोखे से पंजुर्ली देव को कैद किया है। और अब इसीलिए इस बात को जानते ही बेरमे अपने सारे लोगों को तैयार करता है, जिसके बाद वो लोग अपने सारे हथियार लेकर सीधा हमला बोल देते हैं और सीधा घुस जाते हैं कदम साम्राज्य की सीमा के अंदर। इधर राजशेखर, उसकी बेटी और उनके सारे सैनिक भी तैयार होते हैं और फिर इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी वॉर होती है, एक ऐसी वॉर जिसमें देखते देखते सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और फिर इसके बाद ही राजशेखर और बेरमे का आमना सामना होता है। लेकिन अब क्योंकि राजकुमारी कनक ने राजशेखर को बहुत ज्यादा शक्तिशाली कर दिया था, इसलिए राजशेखर बेरमे को बड़ी आसानी से हरा देता है। लेकिन हाँ, फिर इन सब के बीच यहाँ पर मैकारा आता है, यानी कि वही बूढ़ा आदमी जिसे हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में समुद्र में मछली पकड़ते हुए देखा था। और हमें थ्रू आउट दी मूवी कहीं कहीं पर इस बात का हिंट भी दिया गया था कि ये मैकारा भी कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक डिवाइन आदमी है। और इसीलिए जब ये यहाँ पर आता है तब वो बेरमे से बात करता है और वो बेरमे को सीधा नदी की ओर जाने के लिए कहता है। इसके बाद बेरमे जैसी नदी की तरफ जाता है वैसे वहां से होते हुए वो सीधा एक गुफा में पहुंच जाता है। पर उस गुफा में पहुंचते ही वहां पर वो अपने सामने शिवलिंग को देखता है और उसी शिवलिंग के बगल में एक त्रिशूल भी रखा होता है जो कि भगवान शंकर का होता है। हालांकि इसी टाइम पर बेरमे के ऊपर एक राक्षस हमला कर देता है, जो राक्षस देखने में काफी हद तक नंदी की तरह लग रहा होता है। लेकिन एक्जैक्टली ये कौन होता है इस बारे में हमें बताया नहीं जाता है। पर यहाँ पर जैसे ये बेरमे पर हमला करता है वैसे ही बेरमे से फाइट करता है और फाइट करने के बाद वो सीधा भगवान शंकर के त्रिशूल को पकड़ लेता है, जिसके बाद ही बेरमे की बॉडी के अंदर भगवान शंकर की पावर्स आ जाती है और तो और बेरमे की बॉडी से एक बड़ा सा नाग भी लिपट जाता है। और फिर इसके बाद ही बेरमे की बॉडी के अंदर वास आता है गुलिका देव का, जिसके बाद बेरमे, जो कि अब गुलिका देव बन चुका था, वो ईश्वर के भेजे गए बाघ देवता के साथ मिलकर सीधा युद्ध के मैदान में आता है। और फिर यहाँ पर आने के बाद जो बाघ देव होता है वो कड़पा आदिवासियों पर हमला करता है। और रही बात बेरमे की, जो कि अब गुलिका देव बन चुका है, वो सीधा राजशेखर पर हमला करता है। लेकिन राजशेखर की बेटी कनक इस बात का फायदा उठाती है और वो सीधा गुलिका देव के सामने आ जाती है, क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि गुलिका देव एक स्त्री पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन फिर ये चीज देखकर गुलिका देव अपनी बहन को बुलाते हैं और फिर यहीं पर ही हमें भी ये पता लगता है कि गुलिका देव की एक बड़ी बहन है जिनका नाम है चाउंडी। और फिर इसके बाद अगले पल चाउंडी बेरमे की बॉडी को समन करती है एंड फिर वो देखते देखते राजकुमारी कनक और उसके फादर राजशेखर दोनों को खत्म कर देती है। और फिर दोस्तों इस तरह से कांतारा वाले इस पूरे युद्ध को जीत जाते हैं और पंजुर्ली देव को कड़पा आदिवासी के हाथों से आजाद कर देते हैं। और फिर इसीलिए इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कांतारा वाले अपने जंगल के अंदर भूता कोला को परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर इस टाइम पर पंजुर्ली देव और गुलिका देव दोनों को ही परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ पर गुलिका देव को जो परफॉर्म करता है वो होता है बेरमे। लेकिन भूता कोला करने के बाद ही बेरमे सीधा उसी कुएं के अंदर कूद जाता है जिस कुएं के अंदर उसे बचपन में पाया गया था। लेकिन जैसे वो कुएं के अंदर कूदता है वैसे सभी लोग कुएं में देखते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें कुएं में कोई भी नहीं दिखता है। और फिर इसीलिए हम भी ये चाहते हैं कि जिस तरह से बेरमे आया था वो उसी तरह से वापस जा चुका है। और इसीलिए यहाँ से ये बात भी साबित हो जाती है कि बेरमे ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक सच का गढ़ था, जो कि अपने लक्ष्य पूरा करने के बाद
वापस जा चुका है। अब दोस्तों इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है और मूवी के एंड होने के साथ हमें बताया जाता है कि अब इस मूवी का अगला पार्ट भी आएगा। सो दोस्तों यही थी वीडियो कांतारा चैप्टर 1 मूवी की स्टोरी के ऊपर। आपको इस मूवी की स्टोरी और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर